Good morning all of you. I have been receiving many requests for class 11th. तो आज हमने 11th का एक लेक्चर बनाया है, एक इंट्रो बनाया है, जिसमें हम सबसे पहले क्लास 11th में कितने यूनिट्स हैं और उसमें कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर 1 का थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 11th के जो अभी आपने क्लास 10th का पेपर दिया है, पेपर देख के आपको मालूम पड़ा होगा कि अभी तक जो आप NCERT छोड़ रहे थे, आप उससे बहुत दूर भाग रहे थे। अब आपको सिर्फ NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। जो आपका मेन एम है अभी फ़िलहाल का, वो NCERT ही होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप एस्टान के पीछे भाग रहे थे, आप अलग अलग रेफरेंस बुक के पीछे भाग रहे थे। लास्ट में अभी आपने पेपर देखा, अपना पेपर देख के मालूम पड़ गया दैट NCERT में ही सब कुछ है, वही पढ़ के आपका नीट में सिलेक्शन होना है। अभी इस वीडियो में हम फिलहाल थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में और थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे नीट के बारे में भी कि नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आने हैं, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए मेन। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 के बारे में, या जो उसकी यूनिट है पूरी सारी। तो करीबन इस आपके क्लास 11 की NCERT में देखिएगा, यहाँ पे कुछ ये इसमें 5 यूनिट दी हुई हैं। इस 5 यूनिट्स में, इन 5 यूनिट्स में जो आपकी यूनिट 1 है, इसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें करीबन आपके 4 चैप्टर्स हैं और ये 4 चैप्टर्स इसमें आपको इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या द लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज प्लांट किंगडम और इसमें फोर्थ दिया हुआ है एनिमल किंगडम। इसके अलावा हमारी सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। चैप्टर 5 आपकी है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 6 आपका है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देन वी हैव यूनिट 3 विच इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर नंबर 8 है सेल के बारे में, देन 9 है बायोमोलिक्यूल्स और 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बाद हमारा यूनिट 4 है दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। रेस्ट आपके जो बचे वो आएंगे यूनिट 5 में, दैट इज़ एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, और एनिमल फिजियोलॉजी में करीबन आपके 7 चैप्टर्स हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए गए हैं दैट आपका जो यूनिट 1 है, इससे आपके फाइनल एग्जाम में जो आपका क्लास 11 का फाइनल एग्जाम होगा, उसमें तकरीबन आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं। और यूनिट 2 से 12 मार्क्स, यूनिट 3 14 मार्क्स, यूनिट 4 17 मार्क्स, यूनिट 5 17 मार्क्स। इन सबका इक्वल वेटेज था। लेकिन अब क्या बताना है कि अभी 2 दिन पहले रिसेंटली अभी 19 या 20 अप्रैल में जो उन्होंने कुछ चेंज किया है, वो ये बताया गया है कि इस चैप्टर से या यूनिट 1 से अब जो मार्क्स आएगा वो आएगा 12 मार्क्स का, और यूनिट 3 से आएगा 12 मार्क्स। मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पे 2 मार्क्स कम कर दिए गए हैं। तो ये आपका एक नॉर्मल सा इंट्रो था आपके क्लास 11 के बारे में। अब हम यहाँ थोड़ा बात करेंगे दैट नीट में क्या सीन है, नीट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो नीट में आपके अगर देखें यहाँ पे, तो नीट में नियर अबाउट 180 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपके 90 क्वेश्चंस और 90 क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। ये आएंगे जूलॉजी प्लस बॉटनी, जूलॉजी प्लस बॉटनी, ये आएगा क्लास 11 प्लस 12 का कंबाइंड यहाँ बताया गया है आपको। इसके अलावा जो और 90 मार्क्स बचे, जिसमें आएगा आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ऑफ बोथ द क्लासेस 11th एंड 12th। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 4 मार्क्स। इसका मतलब हो गया जो आपका पेपर होगा वो होगा नीट का होगा 720 मार्क्स का। ठीक है, तो 720 नंबर का आपका ये पेपर होना है, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 550 प्लस या 570 या इसी के आसपास कुछ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो बहुत कम एक्सपेंस में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपका एक्सपेंस बहुत कम हो जाएगा उस वहाँ पे। अब इसमें जो आपके इधर से क्वेश्चन आ रहे थे, जो अभी तक का पैटर्न रहा है वो ये रहा है
कि यहाँ के क्वेश्चंस अगर आपने एनसीईआरटी अपनी पूरी अच्छे से पढ़ ली है, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है अच्छे से, आउट ऑफ 90 आप 80 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे। आउट ऑफ 90 आप 80 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। इसका मतलब हो गया कि आपके 320 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ ली है तो, ठीक है। अच्छा, ये था सिर्फ एनसीईआरटी के बारे में। तो ये था आपका नीट और एनसीईआरटी का एक थोड़ा सा इंट्रो। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। एज यू ऑल नो दैट फॉर क्राइटेरिया ऑफ लिविंग यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th। वहाँ देखा था आपने कि चैप्टर 1 जो आपका था लाइफ प्रोसेस, उसमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि किसी भी लिविंग में कौन कौन से या कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी या उनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हों कि उसे हम लिविंग बुलाएंगे। तो यहाँ बात करेंगे हम उसी चीज़ की कि सबसे पहले कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होंगे और किसी में नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक को हम बोल रहे हैं डिफाइनिंग फीचर, एक ऐसे फीचर जो ऐसे फीचर्स को हमने बोला है डिफाइनिंग फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाए जा रहे हैं। द फीचर्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर सब में पाया जा रहा है उसको बोलेंगे हम डिफाइनिंग फीचर। वेयर एज ऐसे फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हैं या फिर जो सारे लिविंग्स में नहीं पाए जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि सारे लिविंग्स में नहीं पाए जा रहे हैं या फिर दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम नॉन लिविंग्स, सच एज सबसे पहले यहाँ दिया गया है ग्रोथ के बारे में। अब आप बताएंगे ग्रोथ तो सिर्फ लिविंग में हो सकती है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा SST में द ग्रेट इंडियन हिमालयाज के बारे में। एज यू ऑल नो कि इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो कह सकते हैं कि वहाँ उसमें भी ग्रोथ हो रही है। और जो बनते हैं सैंड ड्यून्स, मतलब जो होते हैं सैंड के जो रेत के पहाड़ होते हैं, वहाँ उसमें भाई एक टाइम पे पहाड़ बहुत छोटा होता है लेकिन कुछ देर के बाद जब आंधी आती है, जब विंड ब्लो होगी तो क्या होगा, उस वजह से बहुत ज़्यादा एरिया उसका आ जाएगा सैंड का। तो उसको हमने क्या बता दिया कि इसमें भाई ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसको हमने बता दिया वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। दूसरा है मूवमेंट, लिविंग्स में सब में हो रही है ग्रोथ, ठीक है। और बात करें मूवमेंट की, यहाँ पे कुछ ऐसे भी है लिविंग जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, या उनमें कुछ लोकोमोशन नहीं हो रहा है। तो मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाया जा रहा है। जैसे जो आपके नॉन लिविंग है, एयर है, वाटर है, ये सब मूव करते हैं। एयर मूव कर रही है आराम से एक स्पेस से दूसरे प्लेस पे, और ऐसे वाटर भी मूव करता है। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फीचर है जो कि नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है। और इसमें लास्ट में दिया है रिप्रोडक्शन। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जी हाँ, सारे लिविंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आपने एक टर्म क्लास शायद 10th में पढ़ा होगा, पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब होता है कि जिसमें एक कोई फीमेल ऑर्गेनिज्म एक न्यू इंडिविजुअल में खुद को कन्वर्ट कर दे, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक फीमेल बिना फर्टिलाइजेशन के एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो जो इससे बनेंगे ऑर्गेनिजम्स वो कह सकते हैं कि वो होते हैं स्टेराइल, उनको हम बोलते हैं दैट दे आर स्टेराइल और नॉन फर्टाइल। समझ में आ गया? ये कैसे होंगे? ये होते हैं नॉन फर्टाइल। कौन वाले? जो बनते हैं विच आर फॉर्म बाय पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ हो गया म्यूल, और आपको बताया गया होगा हनी बी के बारे में क्लास 9th में, एपिस इंडिका जो आपने पढ़ा था। इसी में उसमें 3 तरह के होते हैं इंडिविजुअल्स। एक तो होता है उसमें एक होगी क्वीन, फिर इसमें ड्रोन और वर्कर्स।
तो जो उसमें ड्रोन होंगे और क्वीन होंगी, ये दोनों होंगे किस तरह के, ये होते हैं कह सकते हैं दे आर फर्टाइल, वेयर एज वर्कर्स आर स्टेराइल और दे आर नॉन फर्टाइल, मतलब इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इसीलिए इसको हमने किस में रख दिया है, इसलिए हमने इसको रखा है नॉन डिफाइनिंग फीचर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर की, विच आर प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रुक की तरफ से देखिए, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाएंगे। उनको हमने क्या नाम दे दिया है, यहाँ उनको नाम दिया है हमने डिफाइनिंग फीचर। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। विच आर प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें यहाँ पहला दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म। अगर बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म क्लास ये आपका वही क्लास 11th 10th वाला ही है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ जाएंगी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब हो जाएगा, दिख रहा है इधर ऊपर, हाँ ठीक है, बोले यहाँ से देखिएगा, जो कैटाबॉलिज्म होता है इसका मतलब इसमें दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब हो जाएगा किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, एक मिनट उल्टा हो गया यहाँ पे। कैटाबॉलिज्म, सॉरी, ये आपका हो गया कैटाबॉलिज्म वाला। एनाबॉलिज्म में होगा जिसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, या जिसमें सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब जिसमें बहुत छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जिसमें उसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स इनटू सिंपलर फॉर्म, इट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। इसको सिंपल टर्म में, एक मिनट शायद दिख नहीं रहा है ऊपर, हाँ अब क्लियर है। तो इसको हम और सिंपल टर्म में अगर याद रखें तो ये हो जाएगा ऐड, ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर ऐड। इसका मतलब है जहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहे हों, ऐड होके ये एक बड़ा बनाएंगे, इसको बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म। वेयर एज कैटाबॉलिज्म, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, सी फॉर कटिंग। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे हम किसी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को किसी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। याद हो जाएगा अब ये। तो ये था आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसके बाद ये हमारा हो गया पहला फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करना। जैसे क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर आई थिंक सेकंड में, जहाँ पढ़ा था आपने, जो आपका चैप्टर था कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। वहाँ देखा था कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज आएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जा रहा था, इसको हम बोल रहे थे, इसको हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस, मतलब अपने सेंस में रहना। ठीक है, जैसे कोई चेंज आएगा एटमॉस्फेयर में, फ़ौरन उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाता है तरह से। ठीक है, चाहे वो बहुत थोड़ा सा ही हो, लेकिन इनमें चेंज आएगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्लियर है इतना? इट वॉज कॉन्शियसनेस। इसके बाद दिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि इन ऐसे मतलब कुछ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल दैट इज सेल से मिलकर बने होंगे, इसी को हम बोल रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार अगर आप नोट कर लीजिए, आप कौन कौन से इसमें हो जाएंगे डिफाइनिंग फीचर। ऐसे फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ पाए जा रहे हैं लिविंग में, उनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। इसके अलावा ऐसे फीचर्स जो कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाए जा रहे हैं, या फिर जो सारे लिविंग्स में नहीं पाए जा रहे हैं वो आ जाएंगे किसमें, वो आ जाएंगे नॉन डिफाइनिंग में। फॉर एग्जांपल ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रो, जिसमें हमने चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.1 पूरा खत्म कर दिया। इसमें कुछ ज़्यादा, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। अक्सर इस चैप्टर को लोग छोड़ देते हैं रिवाइज करने में या पढ़ते टाइम पे। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचेगा हम उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।